अगर आप लोगों को याद हो, दिसंबर 2023 में हमारे भारत में 3 नए आपराधिक कानून संसद से पारित हुए थे। अब उन्हें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी बना दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं, और आखिर क्यों नए कानूनों की आवश्यकता थी, इस पर भी बात कर लेंगे। और जिसमें आप देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आप देखेंगे एक आपका है कौन सा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस पर बात करेंगे और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग जरूर देखेंगे। एक आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उस पर भी बात करेंगे। और आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए जो समितियां बनी हुई थी उनके बारे में भी बात कर लेंगे। आलोचनाएं क्यों की जा रही है, इसके पक्ष में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जो विपक्ष में हो उनकी क्या बातें हैं, वो भी अपने विरोध करने के तरीके बता रहे हैं। और देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है ना, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे आप लोग कहते हैं विधेयक। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, संसद के 3 भाग होते हैं ना, जिसमें आप देखिए राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगी। इन तीनों कानूनों को 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में प्रस्तुत किया था। ये नए कानून सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना, न्यायिक व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना तथा सभी प्रकार से न्याय तक पहुंच पर जोर देना इन कानूनों का उद्देश्य है। क्यों है नए कानूनों की आवश्यकता? तो स्वतंत्रता के बाद से औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता आईपीसी आपराधिक कानूनों का सार प्रदान करती है। अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी कानून के प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रदान करती है। साक्ष्य अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जब कानून बने थे ना, उस समय हम लोग गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने हितों के लिए कानूनों को बनाया हुआ था। तो अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, समय के साथ ये बदल जाना चाहिए। हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ अंतर्निहित कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए, जिनमें निम्न स्तरीय जांच एवं अभियोजन, आपराधिक मामलों का अत्यधिक संख्या में लंबित रहना, अदालती कार्रवाई में देरी, मामलों के निपटान में देरी, दोष सिद्धि की निम्न दर और विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार शीघ्र सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अब आप देखिए, किसी पर किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसका फैसला आप देखते हैं कि सालों गुजर जाते हैं फैसले आने में। तो वो सुप्रीम कोर्ट का रहा है, ये अनुच्छेद 21 है ना, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसका उल्लंघन है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को पेश किया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में। इसे आप लोग BNS के नाम से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता। 164 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ली है। आईपीसी में 511 धाराएं और बंद के स्थान पर BNS में 358 धाराएं हैं। और BNS में आईपीसी की कुछ धाराओं में बदलाव किया गया, कुछ नई धाराएं जोड़ी गई, कुछ धाराओं को निरस्त किया गया और इसके तहत लगभग 21 नए अपराध भी प्रस्तुत किए गए। इस संहिता की कुछ उल्लेखनीय देख लीजिए। एक कपटपूर्ण तरीके के माध्यम से संभोग को दंडित करना। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भी धोखे से या किसी महिला से विवाह का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे से उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 वर्ष तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। कपटपूर्ण तरीके में नौकरी या फिर पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर विवाह करना आदि भी शामिल है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ मामलों में सहमति से बने संबंधों को अपराध माना जा सकता है। लव जिहाद की अवधारणा को बढ़ावा मिल सकता है। जो आलोचना कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि देख लीजिए, मान लीजिए कोई रिलेशन में रह रहे हैं, उनके बीच आप देखते हैं संबंध बन रहे हैं, लेकिन आगे चल के 2 महीनों में नहीं बनती है और वो अलग हो जाते हैं, तो वो लड़की उस पर केस दायर कर सकती है, भले आप देखते हैं कि उनकी सहमति से सब कुछ रहा हो। तो इसको लेकर आलोचना की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध रिपोर्टिंग के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, और इससे उन अपराधों की तेजी से रिपोर्टिंग करने में मदद मिलती है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पीड़ितों को कलंक के डर के बिना कानूनी प्रक्रिया को नेविगेट
करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। हरपाल सिंह केस 1981 सहित अन्य न्यायिकपूर्ण उदाहरण रिपोर्ट में देरी को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को पहचानने के संबंध में प्रकाश डालती है। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार के दायरे में लाया जाना। आईपीसी ने वैवाहिक बलात्कार के लिए केवल एक अपवाद बनाया था, जो आप देखिए 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ संभोग को संदर्भित करता था। और आप देखिए इसी क्रम में वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 15 वर्ष की यह सीमा पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार कानूनों के विपरीत है। वस्तुतः नया कानून 15 से 18 वर्ष की विवाहित बालिकाओं के लिए ग्रे एरिया को संबोधित करता है। पहली बार नस्ल, जाति और आप देखिए या समुदाय के आधार पर हत्या एक अलग अपराध आप देखते हैं कि के रूप में होने की बात हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में केंद्र सरकार को लिंचिंग के लिए एक अलग कानून पर विचार करने का निर्देश दिया था। अब ऐसे अपराधों के लिए नए कानूनी प्रावधानों को मान्यता मिल गई है। संगठित अपराध, आतंकवाद जैसे अपराधों को शामिल करना। पहले आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए जैसी विशिष्ट व कड़ा कानून था। हालांकि आतंकवाद के मामले में बीएनएस में यूएपीए की कई पहलुओं को शामिल किया गया। और संगठित अपराध के अंतर्गत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध के साथ साथ व्यक्ति ड्रग्स, अवैध वस्तुएं और सेवाओं व हथियार की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी, रैकेट सहित कोई भी गैर कानूनी गतिविधि को शामिल किया गया है। हालांकि गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध जैसे अस्पष्ट विवरणों को संबोधित करना अभी भी महत्वपूर्ण है। स्नैचिंग, चोरी से अलग एक नया अपराध। स्नैचिंग को चोरी करने के लिए अपराधी द्वारा अचानक या जल्दी से या जबरन किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जब्त करने या लेने या हड़पने या छीने लेने के रूप में परिभाषित किया गया। चोरी और स्नैचिंग दोनों के लिए 3 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। राज्य के खिलाफ अपराध से पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध को स्थान देना। आईपीसी के तहत राज्य के खिलाफ अपराध को महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं शरीर के खिलाफ अपराध से पहले स्थान दिया गया था। हालांकि बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ अपराध को राज्य के खिलाफ अपराध से पहले अध्याय 5 में शामिल किया गया है। कुछ अपराधों के लिए सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत। इसमें छोटी मोटी चोरी, मानहानि, किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास आदि शामिल है। सजा के रूप में सामुदायिक सेवा पहली बार दोषी ठहराए गए लोगों और छोटे अपराधियों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को जेल से बाहर रखती है। हालांकि बीएनएस यह परिभाषित नहीं करता है कि सामुदायिक सेवा क्या होती है और इसे न्यायाधीशों के विवेक पर आप देखिए छोड़ दिया गया है। दूसरा है आप देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसे आप लोग बीएनएसएस के नाम से जानते हैं। ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898-1973 का स्थान लेगा, जो प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित है। सीआरपीसी में 484 की तुलना में बीएनएसएस में 531 धाराएं। इसमें शामिल कुछ बदलाव देख लीजिए। न्यायिक फैसले की अवधि। आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमे के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर आ जाना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। साथ ही बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। पुलिस की शक्तियों और जांच संतुलन। तो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बीएनएसएस ने राज्य सरकार पर एक पुलिस अधिकारी को नामित करने का अतिरिक्त दायित्व पेश किया है। यह अधिकारी सभी गिरफ्तार करने वालों के बारे में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अनुसार ऐसी जानकारी को हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। पुलिस हिरासत की समय सीमा में बढ़ोतरी। बीएनएस में एक बड़ा बदलाव पुलिस हिरासत में रखने की अवधि की समय सीमा बढ़ाना है और सीआरपीसी में 15 दिन की समय सीमा निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 60 दिन कर दिया गया और कुछ विशेष मामलों में इसे 90 दिन तक कर दिया गया। अब पीड़ित पक्ष को सुनवाई के अवसर। तो बीएनएस के अनुसार जिन मामलों में सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, उनमें सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ितों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अनुपस्थिति में मुकदमे। तो आप देखते हैं कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। और जैसे ही वह अदालत में मौजूद था, उसने सभी अपराधों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया हो। हालांकि यूएपीए के तहत ऐसा प्रावधान पहले से ही मौजूद है, जहां आतंकी कृत्य में सबूत का भार
आरोपी पर ही होता है, अर्थात स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर। आलोचकों का तर्क है कि सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत अनुपस्थित में मुकदमे की सुनवाई राज्य को मुकदमे की शुरुआत से पहले आरोपी का ठीक से पता लगाने के अपने कर्तव्य से बचने की अनुमति देता है। जमानत के संबंध में तो बीएनएसएस के तहत पहली बार अपराध करने वाले, जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, को जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि उसने निर्धारित अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा काट लिया हो। इसके अलावा किसी आरोपी के लिए वैधानिक जमानत भी समाप्त कर देता है यदि उसके नाम पर एक से अधिक अपराध हैं। जेलों में भीड़भाड़ कम करना। कुछ परिस्थितियों में पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए हिरासत की अधिकतम अवधि कम कर दी गई और साथ ही अवधि के अधीक्षक को कानूनी रूप से अभियुक्तों या फिर विचाराधीन कैदियों को जमानत के लिए आवेदन करने में मदद करने का अधिकार दिया गया। जीरो एफआईआर तो बीएनएसएस या आप देखिए जीरो एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति देता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। पसंद के व्यक्ति को सूचना का अधिकार। नए कानून के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता सहयोग सुनिश्चित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक समन तो बीएनएसएस के तहत समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है। यह सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना को लागू करने के लिए बाध्य करता है। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें आप देखते हैं क्या रहेगा आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 को प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य को संसाधित करने के तरीके में बदलाव लाता है। और चलिए एक बात इसकी शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की अनुमति। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें ईमेल हो गया, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन सब पर संग्रहित फाइलें, वेबसाइट सामग्री, स्थान डेटा, टेक्स्ट संदेश आदि शामिल है। यह मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की भी अनुमति देता है और इसके अतिरिक्त पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लाने के लिए पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यमों से दर्ज किया जाएगा। और द्वितीय साक्ष्य दायरे का विस्तार तो इस अधिनियम ने मौखिक एवं लिखित स्वीकारोक्ति को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य का भी विस्तार किया है। इसमें कहा गया कि द्वितीयक साक्ष्य में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य शामिल होगा जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है और जिसके मूल में कई खाते या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जिनकी जांच अदालत न्यायालय में आसानी से नहीं की जा सकती है, जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है। नए कानून में शामिल गृह क्षेत्र। तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार द्वारा कहा गया है कि राजद्रोह को खत्म कर दिया गया और मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून के संचालन को लगभग रोक दिया था और न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक भी माना था। किंतु सरकार के दावों के बावजूद बीएनएस ने इस अपराध को एक व्यापक परिभाषा के साथ पेश किया और हिंदी में कानून का नाम बदलकर राजद्रोह, राजा के खिलाफ विद्रोह से देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। आपराधिक के कानून में सुधार के लिए समितियां जो बनी थी, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा और आप लोग कहीं अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो इनका उल्लेख कर सकते हैं। मलीमत समिति, इसका गठन आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए किया गया था। जस्टिस वर्मा पैनल, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की त्वरित सुनवाई और सजा सुनिश्चित करने के लिए इसमें वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रणवीर सिंह समिति, इसका गठन 2020 में आपराधिक कानूनों की 3 संहिताओं की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आलोचनाएं देख लीजिए। इसमें पुरुष की यौन उत्पीड़न के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान का अभाव। तो प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ बीएनएस ने आईपीसी के विवादास्पद धारा 377 को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो प्राकृतिक आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग को अपराध बनाता है। वर्ष 2018 में इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के फैसले में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। हालांकि धारा 377 को अभी भी असहमति वाले यौन संबंधों को दंडित करने के लिए लागू किया जाता था, जो पर्याप्त पुरुषों के बलात्कार के मामले में एकमात्र सहारा होता था। वस्तुतः बीएनएस ने इस प्रावधान को बाहर करने और बलात्कार कानूनों को अभी भी लिंग तटस्थ नहीं बनाए जाने के कारण यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुष पीड़ितों के लिए बहुत कम आपराधिक उपबंध किए हैं। विवेकाधीन अभियोजन, पुलिस अधिकारी को स्पष्ट दिशा निर्देशों के बिना नए कानून या फिर यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के बीच चयन करने के लिए व्यापक विवेक दिया जाता है। यह विवेक असंगत अनुपयोग की ओर ले जा सकता है, निष्पक्षता, जवाबदेही के बारे में सवाल उठा सकता है। अस्पष्ट रूप से परिभाषित अपराध, नए कानून आतंकवाद, संगठित अपराध, संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित अस्पष्ट शब्दों वाले अपराधों को पेश करता है।
ऐसे व्यापक परिभाषाएं मनमाने ढंग से कानून को लागू करने की गुंजाइश छोड़ती हैं और संभावित रूप से वाक एवं स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। आतंकवाद की विस्तारित परिभाषा। आतंकवाद की परिभाषा को मौजूदा यूएपीए से आगे बढ़ाकर ऐसे कृत्यों को शामिल किया गया जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं या देश को अस्थिर करते हैं, और इस विस्तारित दायरे से दुरुपयोग का जोखिम बढ़ सकता है और असहमति व विरोध के लिए कानूनी नतीजों के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं। नए कानूनों से भ्रम की स्थिति। तो कई कानून विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून भ्रम पैदा कर सकते हैं क्योंकि वे पिछली व्यवस्था के तहत आरोपित किए गए मामलों के समानांतर चलेंगे। वस्तुतः यदि अपराध की तारीख 1 जुलाई 2024 से पहले की है तो मुकदमा पुराने कानून के अनुसार चलेगा। 1 जुलाई 2024 के बाद होने वाले अपराध के लिए मुकदमा नए कानूनों के तहत चलाया जाएगा। पुलिस को न्याय के अधिकार। तो विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून पुलिस को किसी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। कोई मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है या नहीं। इसके विपरीत पहले इसका निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता था। नए कानून की आधुनिक प्रकृति। तो नए कानून को आधुनिक बनाया गया है। गंभीर अपराध की स्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता, साथ ही स्वीकार डिजिटल साक्ष्य को अपडेट करना भी शामिल है, आवश्यक है। वस्तुतः जानकारों का मानना है कि इन परिवर्तनों से मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे मामलों की संख्या में 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है। और संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन। तो कानून के विशेषज्ञों के अनुसार नए कानून संविधान के कम से कम 4 अनुच्छेद और सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लंघन करते हैं, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा और आत्म अपराध के खिलाफ कानूनों से संबंधित है। वकील और पुलिस अधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश वकील और पुलिस अधिकारियों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। न्यायाधीशों के पास उनके न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, हालांकि इसके लिए दिल्ली के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कोई उचित तंत्र नहीं है जिसके द्वारा वकीलों को प्रशिक्षित किया जा सके। उपनिवेशवादी कानूनों से मुक्ति का तर्क। तो वर्तमान में लागू इन नए कानूनों में अधिकांश हिस्सा पुराने दंड संहिता का ही है। इस प्रकार इन परिवर्तनों से मुक्त दंड प्रक्रिया संहिता का उपनिवेशवाद समाप्त होने का दावा पूर्णतः सत्य नहीं है। तो एक कहानी है आपके तीनों नए आपराधिक कानून जो आए हुए हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है और वैसे भी मालूम होना चाहिए जानकारी।